एक दूर के माइनिंग कॉलोनी जेल में कैदी हर दिन मजबूरन काम करने पर लगे होते हैं, मुंह पर एक खास डिवाइस बांधकर जो उन्हें बोलने नहीं देता। एक दिन क्रशर पिट नाम की भारी मशीन खराब हो जाती है तो एक गार्ड कैदी काय को बुलाता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। काय चुटकियों में मशीन को चालू कर देता है। तभी गार्ड एक नए कैदी को अंदर लाते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। वो कैदी कोई और नहीं, जनरल हैच है, जो जनरल लैंग के खिलाफ सिविल वार हार चुका है। एक पुराने विद्रोही कैदी को जैसे ही अपने जनरल को देखता है वो खड़ा हो जाता है, लेकिन गार्ड उसे तुरंत मारता है। कैदी पलटकर सिर से उसे जोरदार टक्कर मारता है और दूसरा कैदी भी मौके का फायदा उठाकर गार्ड पर हमला कर देता है। उसे नीचे गिराकर अपनी जंजीरों से पीटने लगता है। एक गार्ड को दंगा शुरू होते देख खटका हो जाता है और वो जल्दी से क्रशर पिट को उल्टा घुमा देता है, जिससे कैदी की टांग में बंधी जंजीर उसे खींचकर पिट की तरफ ले जाने लगती है। कुछ ही पलों में वो कैदी उस मशीन में बुरी तरह से कुचलकर खत्म हो जाता है। तभी हैच किसी छुपे हुए साथी को इशारा करता है और दूर से एक गार्ड पर गोली चल जाती है। फिर हैच और बाकी कैदी मिलकर गार्ड्स को मारने लगते हैं। एक गार्ड फिर से मशीन चलाकर बाकी कैदियों की जंजीरें एक्टिवेट कर देता है, जिससे और भी कैदी खींचते हुए पिट में गिरने लगते हैं। गार्ड का ध्यान भटकते ही काय मशीन की तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार जंजीरें उसे भी खींचने लगती हैं। वो नीचे गिरी एक बंदूक उठाकर जंजीर पर फायर करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता तो आखिरकार उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ती है। वो जैसे तैसे वापस मशीन तक पहुंचता है और उसे बंद कर देता है। आखिरी बचे गार्ड को उठते देख हैच अपनी उंगली से गन का इशारा करता है और छुपे हुए स्नाइपर का निशाना फिर से लग जाता है। तभी काय बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद काय की आंखें खुलती हैं और वो खुद को हैच के जहाज में पाता है। उसके पास एक नया मैकेनिकल पैर है। हैच एक डिवाइस से काय के मुंह का वो जेल वाला डिवाइस हटाता है और समझाता है कि वो पुराने विद्रोही साथियों को बचाकर अपनी सेना फिर से तैयार कर रहा है ताकि जनरल लैंग के खिलाफ फिर से लड़ सके। हैच काय के पिता को जानता है, जो खुद भी विद्रोह में शामिल थे। अफसोस कि अब काय के पिता लैंग के कब्जे में हैं और कुछ ही महीनों में उनकी मौत की सजा तय है। जिस दिन लैंग की जीत का दिन लिबरेशन डे के नाम से मनाया जाता है। हैच जानता है कि काय एक माहिर पायलट है, तो वो उसे एक डील ऑफर करता है। काय को दुश्मन के एक खास जहाज को हाईजैक करना होगा और वहाँ से गुप्त जानकारी निकालनी होगी। अगर वो कामयाब हुआ तो हैच उसे वहाँ से लेकर जाएगा और उस जानकारी की मदद से उसके पिता को बचाने की कोशिश करेगा। काय इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद काय को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखकर दुश्मन के जहाज, जिसका नाम एरोहेड है, में भेज दिया जाता है। सफर के बीच में जैसे प्लान किया था, काय सुबह जल्दी उठता है और एक कंप्यूटर ढूंढकर जहाज के रिकॉर्ड्स एक्सेस करने लगता है। रेडियो पर हैच उसे समझाता है कि बस डिवाइस प्लग इन कर देना है, बाकी का काम गॉन्टलेट कर लेगा। जैसे ही काय इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना शुरू करता है, स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है अगर वो जारी रखे। काय हैच को बताता है, जो उसे यकीन देता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी है और सब ठीक रहेगा। एक लाल बत्ती जल उठती है, लेकिन काय डाउनलोड करता रहता है जब तक कि एक कंप्यूटर अनाउंस नहीं कर देता कि सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए हैं और बाहर अस्थिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी हो रही है। डाउनलोड खत्म होने पर हैच कंफर्म करता है कि बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान चल रहा है, जिससे चीजें अस्थिर हो रही हैं, और वो काय से फाइल्स भेजने के लिए कहता है। काय ट्रांसफर शुरू करता है, लेकिन अचानक जहाज हिलने लगता है और उसकी मौजूदा वल्नरेबिलिटी की वजह से डैमेज हो जाता है। इंटरफेरेंस की वजह से ट्रांसफर फेल हो जाता है और काय का हैच से कांटेक्ट टूट जाता है, जबकि जहाज अपने सारे एस्केप पॉड्स बाहर निकाल देता है, जिनमें सोता हुआ क्रू भी शामिल है। काय दौड़कर जहाज के शटल में पहुंचता है, ठीक उसी वक्त जब उसे भी बाहर निकाला जाने वाला होता है, और सबसे पास वाले प्लैनेट पर क्रैश होते ही वो बेहोश हो जाता है। होश में आते ही काय हैच से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वो शटल से बाहर निकलता है और देखता है कि पॉड्स प्लैनेट पर चारों ओर गिर रहे हैं, लेकिन अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो वापस अंदर चला जाता है। शिप का एआई, जिसका नाम रीफ है, काय को चेतावनी देता है कि यहाँ की हवा जहरीली है और ज्यादा देर बाहर रहने से लकवा या मौत भी हो सकती है। काय खिड़की से बाहर देखता है कि एरोहेड धीरे धीरे गिर रहा है और रीफ से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, लेकिन रीफ को इसके लिए एम्प्लॉय लॉगिन चाहिए।
फिर भी रीफ बताता है कि काय को नई ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा, क्योंकि शटल में सिर्फ 12% ही बची है। तभी एक क्रू मेंबर ओलिएंडर अपने पॉड से मैसेज भेजता है और किसी भी सर्वाइवर को क्रैश साइट पर मिलने के लिए कहता है। काय ऑक्सीजन मास्क पहनकर इलाके की जांच करने निकलता है। उसे कुछ पॉड्स के क्रैश हुए हिस्से और ओलिएंडर का खून में लथपथ शरीर मिलते हैं। वहीं एक सलामत पॉड में कोई अंदर हरकत कर रहा होता है तो काय उसे खोलता है और तारन को पाता है। वो अपना ऑक्सीजन मास्क शेयर करता है और उसे वापस शटल में ले आता है, जबकि किसी रहस्यमय मौजूदगी के चलते ओलिएंडर का शरीर खींचकर ले जाया जाता है। शटल में तारन लॉगिन करती है और काय पर शक जताती है। रीफ स्कैन करता है लेकिन एरोहेड का मलबा नहीं ढूंढ पाता। हालांकि तारन को पता है कि एस्केप पॉड्स निकल जाएंगे, इसलिए उन्हें इन्हें ढूंढना होगा वरना वो फंस जाएंगे। काय फिर से हैच को मैसेज भेजने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। जब दोनों इधर उधर भटक रहे होते हैं तो तारन बताती है कि वो असल में एक चांद पर हैं और आसमान में जो बड़ा गोला दिख रहा है वो प्लैनेट है। कुछ देर बाद उन्हें जमीन पर एक रिसर्च प्रोब मिलता है और तारन यह देखकर हैरान होती है कि हवा ने मेटल को कितना ऑक्सीडाइज कर दिया है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो क्रैश हुआ एरोहेड और एक चमकता हुआ ओबेलिस्क देखते हैं, जो काय को यकीन है कि पहले नहीं था। दोनों आगे कैसे बढ़ना है ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि काय को पता है कि उसे पॉड्स में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तारन महसूस करती है कि वो हैच के लिए काम करता है और जिक्र करती है कि वो जनरल एक बेरहम इंसान था जिसने वॉर से पहले कई कॉलोनियों पर हमला कर हजारों लोगों को मार डाला था। लेकिन काय कहता है कि ये सब प्रोपगेंडा है और शटल पर वापस लौटने का फैसला करता है। काय पायलट सीट पर बैठकर रीफ से फ्लाइंग सिस्टम एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन रीफ मना कर देता है क्योंकि काय ऑथराइज नहीं है। इसके बजाय काय हैच के बारे में कोई अपडेट मांगता है और रीफ एक कन्फेशनल टेप चलाता है। एक वीडियो में हैच को वॉर हारने के बाद अपने सारे जुर्म कबूल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन काय नोटिस करता है कि हैच एक अजीब इशारा करता है और उसे शक होता है कि ये सच है या नहीं। वो रीफ से और जानकारी मांगता है, लेकिन वो क्लासिफाइड है। उसी वक्त ओलिएंडर एक नया मैसेज भेजता है कि 30 मिनट में इवैक्यूएशन शुरू होगा। इसके बाद काय तारन के पास लौटता है और उससे वादा करता है कि वो उसके साथ जाएगा, चाहे खतरा ही क्यों न हो। तारन उसे बताती है कि उसकी यूनिफॉर्म से उसे पहचान लिया जाएगा, तो वो अपने कपड़े उतारने लगता है, जबकि कोई उसे अंधेरे से देख रहा होता है। फिर दोनों एरोहेड की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक भूकंप आ जाता है। तारन पलटकर देखती है और काय को किसी चीज द्वारा गुफा में खींचते देख हैरान हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं होती और काय को खींच लिया जाता है। डर से तारन एरोहेड की ओर दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पॉड्स उसके बिना निकल चुके होते हैं। न समझते हुए कि अब क्या करे, तारन शटल में वापस लौटकर आराम करने का फैसला करती है। 4 दिन बाद वो इलाके का जायजा ले रही है और उसे वहाँ काय के हथियार और गंटलेट जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। पास ही उसे एक चमकता हुआ ओबेलिस्क दिखाई देता है और काय भी, जो गंदे से पदार्थ में ढका हुआ होता है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि काय की टांग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो उसे वापस शटल में ले जाती है और कुछ टेस्ट करती है, जिससे ये सामने आता है कि अब काय का एक और जीव के साथ सिम्बायोटिक रिश्ता है, जिसने उसे ठीक कर दिया और इस जहरीले माहौल में उसे इम्यून भी बना दिया है। रीफ बार बार जानकारी देने की कोशिश करता है और तारेन उसे झल्लाकर चुप करवा देती है, याद दिलाते हुए कि उसे तभी बोलना चाहिए जब उससे कहा जाए। जब काय होश में आता है तो वो बताता है कि उसे कुछ याद नहीं, बस इतना कि वो सो रहा था। उसे थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है, पर बाकी सब ठीक है। तारेन उसे बताती है कि वो शटल को उड़ा भी नहीं सकती क्योंकि वो एक बायोलॉजिस्ट है और सिर्फ कुछ खास एम्प्लॉइज को ही इस सिस्टम का एक्सेस दिया गया है। दोनों फिर उस ओबेलिस्क को देखने का फैसला करते हैं। काय जब अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारता है तो उसे पता चलता है कि वो असल में एक मुलायम कोकून है। उसके अंदर उन्हें ओलिएंडर की बॉडी मिलती है, जो भी उसी गंदे पदार्थ में ढकी होती है। वे उसे वापस शटल में ले जाते हैं और तारेन जब उसके चेहरे को अपने नंगे हाथों से छूती है तो वो हल्का हल्का हरकत करता है। काय कुछ तार बाहर निकालकर स्कैनर को बाहर लाता है और ओलिएंडर की आंखें स्कैन करता है।
जिससे उन्हें फ्लाइंग सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। काय तुरंत इंजन तैयार करना शुरू कर देता है और रीव से लिबरेशन डेट के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता को फांसी होने में अभी 76 दिन बचे हैं। तारेन ये सुनकर दंग रह जाती है कि वो ओलियंडर को साथ नहीं ले जा रहा और उसे एहसास होता है कि वो काय को जानती है। काय बचपन में उसके पिता के लिए काम करता था। वो कहती है कि जिस इंसान को उसने उस वक्त जाना था वो कभी किसी को मरने के लिए छोड़कर नहीं जाता। बाहर ओलियंडर आखिरकार होश में आता है और उल्टी कर देता है। काय और तारेन उसे देखने आते हैं और ओलियंडर चिल्लाने लगता है कि हैच उन्हें सबको मारने वाला है। फिर वो जमीन पर पड़ी एक बंदूक उठा लेता है और काय उसे पंच मारता है उसी वक्त जब वो गोली चलाता है। ओलियंडर को बेहोश करने के बाद काय पलटता है और देखता है कि तारेन मर चुकी है। गुस्से में वो ओलियंडर को मारना शुरू कर देता है। तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसे भी गोली लगी है। उसका शरीर एकदम हिलने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद काय ओबेलिस्क के पास होश में आता है, बिल्कुल ठीक हालत में। आसमान में कुछ रहस्यमयी रोशनी देखकर वो वापस शटल के पास जाता है और देखकर दंग रह जाता है कि तारेन और ओलियंडर के कंकाल वहाँ पड़े हैं। वो शटल में घुसता है और देखता है कि इंजन फेल हो चुका है, तो वो रीव से इसका कारण पूछता है। रीव बताता है कि वो 34 दिन से गायब था, जिसमें इंजन चलता ही रह गया और जल गया। अब लिबरेशन डे में सिर्फ 42 दिन बचे हैं। रीव ये भी बताता है कि जब काय गायब था तो उसने उस एरिया में ओलियंडर की दिल की धड़कन का पता लगाया, जिसका मतलब है कि ओलियंडर भी उसी तरह से जिंदा हो रहा है जैसे काय। ये जानने के लिए काय गुफाओं में जाता है और वहाँ रेत पर कुछ पैरों के निशान देखता है। जब वो हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ ओबेलिस्क की तरह चमकने लगता है और वो वापस लौटने का फैसला करता है। कुछ दिनों तक काय चांद पर गिरे हुए क्रैश हुए पोर्ट्स ढूंढता है और उनके हिस्सों का इस्तेमाल करके अपने इंजन की मरम्मत करने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे टैरन का आईडी बैज भी मिलता है। रीव, जो कि उसका एआई साथी है, उसके लिए कार्टून्स प्ले करता है ताकि काम में उसका मन लगा रहे। फिर एक रात काय को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दर्द की शिद्दत से उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगता है और रीव उसे बिस्तर छोड़ने का मशवरा देता है ताकि वो और कुछ ना तोड़े। जैसे ही काय गुफा की तरफ भागता है उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है और तभी एक खौफनाक शैतान उसके सामने आ जाता है। काय फौरन बाहर भागता है लेकिन दर्द से गिर जाता है और उसके पीठ से अजीब सी टहनियां जैसी चीजें बाहर निकलने लगती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कई घंटों बाद काय फिर होश में आता है। अपने ऊपर अजीब से गोंद जैसा कुछ देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि डर और दर्द उस क्रिएचर को चौकस कर देते हैं जो उसके अंदर है। मायूस होकर वो इंजन को मुक्के मारने लगता है और लिबरेशन डे का जिक्र करता है, जो उसके पापा को बचाने का दिन था। लेकिन रीव उसे बताता है कि वो बहुत देर तक सोता रहा और लिबरेशन डे 2 दिन पहले ही गुजर चुका है। रोता हुआ काय जमीन पर बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी किस्मत में शायद हमेशा के लिए इस चांद पर फंसना ही लिखा है। 3 साल बाद काय अभी भी वही है, पर उसने खुद को बदल लिया है। अब वो इस बात का मास्टर हो गया है कि खुद को चोट लगने पर कैसे उस तब्दील होने से रोकना है। आसमान में अब भी वो अजीब रोशनी उड़ते हुए देख सकता है। एक रात उसे एक हेलमेट में कुछ चमकता हुआ दिखता है। उसे बाहर ले जाकर वो एक फायरफ्लाई को आजाद करता है, जो बाकी फायरफ्लाइज के साथ खूबसूरत रोशनी का नजारा बनाती है। शटल में लौटकर उसे बाहर फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वो पाता है कि टैरन का बैज गायब है। इस बारे में जब वो रीव से बात करता है तो रीव उसे बताता है कि हो सकता है कि ओलियंडर भी उसी तरह के क्रिएचर के साथ जुड़ा हुआ है जैसे काय खुद है। इसका मतलब ये है कि ओलियंडर शायद जिंदा है, लेकिन अपने शैतानी रूप में फंसा हुआ है। रीव का मानना है कि मौत अब काय के जीवन चक्र का हिस्सा बन चुकी है। जब उनके जिस्म मरते हैं तो उनका शऊर किसी नए जिस्म में वापस लौटता है। उसके बाद काय ओलियंडर की तलाश में निकलता है और अपने एक पुराने मरे हुए जिस्म को देखकर चौंक जाता है। वो उसे शटल में ले आता है और शैतान को बुलाने के लिए चारे के तौर पर रखता है। जैसे ही वो शैतान करीब आता है, काय बाहर निकलकर उसे गोली मार देता है। शैतान के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो समझता है कि शायद कोई उसकी मौत पर रोता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए मातम करती हो।
रीफ तब काई को बताता है कि हर बार जब काई या ओलिएंडर की मौत हुई तो ये चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। शायद यही आवाज उन दोनों को फिर से जिंदा करने का प्रोसेस एक्टिवेट करती थी। काई को ये सब पूरी तरह समझ नहीं आता और तभी रीफ टेरन का नाम लेकर कुछ याद दिलाता है। काई जब उसे जानकारी शेयर करने की इजाजत देता है तो रीफ एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें पता चलता है कि जिस रात गोली चली थी टेरन बेहोश थी, मरी नहीं थी और वो काई के मरने के बाद भाग गई थी। काई को गुस्सा आता है कि 3 साल तक रीफ ने उसे नहीं बताया कि टेरन जिंदा थी और रीफ उसे याद दिलाता है कि उसे जानकारी तभी शेयर करनी है जब पूछा जाए। काई के पास अब एक नया मकसद है, टेरन को ढूंढना। वो शटल के कुछ हिस्सों से रीफ के लिए एक बॉडी बनाता है ताकि वो उसके साथ साथ चल सके। बहुत भटकने के बाद वो लोग गुफाओं तक पहुंचते हैं और रीफ सुरंगों का स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट होती है जो उसकी सिस्टम को गड़बड़ कर देती है। वो उसी अजीब सिग्नल का पीछा करने का फैसला करते हैं और इस बीच काई को कुछ अजीब सी महक आने लगती है। अंधेरे में वो रीफ से कुछ रोशनी मांगता है और रीफ गलती से एक तेज आवाज वाला वीडियो चला देता है। काई को जल्दी से दौड़कर वो आवाज बंद करनी पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंधेरे से एक खतरनाक जीव बाहर निकल आता है और हमला कर देता है। काई जैसे तैसे उस हमले से बचता है, लेकिन रीफ उस जीव से टकरा जाता है और अब वो काई की तरफ बढ़ता है। वो जल्दी से काई के हाथ पर काट लेता है और काई उस मौके का फायदा उठाते हुए अपने कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। तभी उसी गुफा में एक और दहाड़ गूंजती है। काई एक हल्की चमक का पीछा करते हुए गुफा के अंदर बढ़ता है और वहाँ उसे अपनी पुरानी बॉडी ओलिएंडर के पास मिलती है। इस झटके के बाद वो ओलिएंडर का चेहरा ढकता है और उसे रहम के चलते मार देता है। इससे उसका जानवर भी मर जाता है। अब काई को खुद के शरीर के साथ भी यही करना चाहिए, पर वो नहीं कर पाता। वो अपनी नकली टांग लेकर टेरन की खोज जारी रखने का फैसला करता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रीफ ने आखिरी बार टेरन की धड़कन महसूस की थी और काई देख सकता है कि वहां से कुछ लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है कि वो बच निकलने में कामयाब रही। उसी वक्त रीफ की स्क्रीन फिर से फेल होने लगती है और काई को समझ आता है कि उसकी नकली टांग ये कर रही है। वो टांग के अंदर देखता है और पाता है कि एक पल्स ग्रेनेड है, जिसका मतलब है कि हैच ने उसे गॉन्टलेट के जरिए फाइल्स भेजने के लिए कहा था, क्योंकि उसने कभी उसे लेने का इरादा नहीं किया था। अचानक आसमान में लाइट्स गिरने लगती हैं और काई दौड़कर उन्हें देखने पहुंचता है, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो एस्केप पॉड्स हैं, जबकि वो तो 3 साल पहले निकल चुके थे और काई ने उन्हें हर दिन आसमान में देखा था। तभी रीफ उसे कुछ खुफिया जानकारी शेयर करता है। ये चांद एक टाइम डायलेशन के एक्सपेरिमेंट के तहत है। यहाँ वक्त बहुत तेज चलता है ताकि यहाँ हथियार और सैनिक जल्दी बनाए जा सकें। इस चांद पर साल बीत जाते हैं, जबकि बाहर बस कुछ ही मिनट बीतते हैं। तभी काई एक शिप को पास आते हुए देखता है और रिसर्च प्रोब को तैयार कर लेता है। शिप लैंड करता है और हैच एक गार्ड के साथ बाहर आता है। हैच ने काई के संदेशों को सुना था और उसे यहाँ पहुँचने में सिर्फ 20 मिनट लगे, जबकि काई के लिए ये कई साल थे। काई को समझ आता है कि ये हैच ही था जिसने एरोहेड और पॉड्स को गिराया था ताकि वो इस चांद को अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल कर सके। वो कहता है कि सारी जानकारी शटल में है, पर हैच को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे बेहोश कर देता है। जब काई होश में आता है तो वो खुद को शटल में जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और उसे पता चलता है कि उनके पास टेरन भी है। जब हैच उसे मारने की धमकी देता है तो काई कहता है कि उसने सारी जानकारी रिसर्च प्रोब में छिपाई है। इसके बाद हैच प्रोब की तलाश में जाता है और जैसे ही उसे वो चीज मिलती है जो वो चाहता था, वो काई की टांग में लगे ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन काई पहले से इसके लिए तैयार था और उसने ग्रेनेड को प्रोब के अंदर रख दिया था, जो अब फट जाता है। उसी वक्त काई का शरीर चमकने लगता है और वो पूरी तरह से एक जीव में बदल जाता है। गार्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेरन उसे रोकने के लिए उस पर झपटती है। जब काई टेरन के बहुत करीब पहुंच जाता है तो रीफ बाहर आकर उसे पुकारता है। वो जीव खून में लथपथ बाहर आता है और रीफ को भी नष्ट कर देता है। तभी टेरन बाहर आती है, जिसका मतलब है कि खून गार्ड का था। नर्म शब्दों में टेरन उस जीव से कहती है कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर वो पीछे हटता है
और जल्द ही काये अपनी इंसानी शक्ल में लौट आता है। वो टैरन के पास वापस आता है और दोनों रीफ के लिए शोक मनाते हैं। अचानक बुरी तरह घायल हैच सामने आता है और काये पर गोली चलाने के बाद उसे चाकू मारता है। काये अपने जीव जैसी ताकत से हैच को गले से पकड़ता है और अपने एक जानवर वाले अंग से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो दोनों रीफ को फिर से एक्टिवेट करते हैं और हैच के शिप में भाग जाते हैं। इसी बीच हैच के शरीर के पास एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है।